हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंक्शन फैन फिक्शन माई ओमेगा कॉन्क्यूबाइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था वी जिंग और वांग जी की वेडिंग हो चुकी थी। वी जिंग वांग जी के रूम में बैठा हुआ था जिंगशी में। वांग जी आता है और वो विंग से माफी मांगता है, उसने सबके सामने जो भी किया। लेकिन वी जिंग बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया था ना कि अब उसका माइंड ने काम करना बंद कर दिया था। और वो बोल रहा था कि वीजिंग उसका कोई ओमेगा नहीं है लीगली। वीजिंग सिर्फ उसका कॉन्क्यूबाइन है, वो सिर्फ वांगजी को सर्व करने के लिए है। ये देखकर वांगजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वीजिंग को पकड़ता है, उसकी कमर से अपनी क्लोज करता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, तुम क्या हो? वीजिंग बोलता है, हाँ मैं आपका एक सिर्फ कॉन्क्यूबाइन हूँ। वांग जी को इतना गुस्सा आता है कि वो वीजिंग को बेड पर पुश करता है, खुद उसके ऊपर आता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम क्या हो? तुम क्या हो मेरे लिए? मेरी कॉन्क्यूबाइन बनना चाहते हो तुम? वी यिंग गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मैं बनना नहीं चाहता। मैं बन चुका हूँ आपकी कॉन्क्यूबाइन। मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मेरा तो एक ही काम है ना, आपको सर्व करना। तो हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। ये बोलकर वी जिंग अपने रोप्स को ओपन करने लगता है। वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर पिन करता है और बोलता है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम समझना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कॉन्क्यूबाइन ही बनना है, सब करना चाहते हो ना मुझे, तो अब तुम वही करोगे। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को उसके नेक से पकड़ता है और उसे प्रेस करता है और फिर उसके ऊपर अच्छे से आता है और फिर उसकी लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और उन्हें डीपली किस करने लगता है। वी जिंग जब ये देखता है तब एक मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं करता है, अपनी बॉडी को बिल्कुल एकदम नम छोड़ देता है। और वांग जी वीजिंग को किस कर रहा था उसके लिप्स पर बहुत ही पैशनेटली। वीजिंग वांग जी को हटा भी नहीं रहा था। वांग जी वीजिंग के लिप्स को अच्छे से लिक करता है, उन्हें किस करता है, उन पे बाइट करता है। वांग जी जब बाइट करता है वीजिंग के लिप्स से तो वीजिंग छोटी सी आवाज़ निकालता है और वीजिंग के लिप्स पर एक कट भी लग जाता है, जिससे ब्लड भी बाहर निकलने लगता है। वांग जी फिर वीजिंग से दूर होता है, विंग को देखता है। वी यिंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी जो कर रहा था उसके लिए उसने एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि वी यिंग अब हिम्मत हार चुका था। उसे नहीं समझ आया कि अब वो क्या करे। उसकी लाइफ को इन सब लोगों ने मिलकर पूरा हेल बना दिया है। वी यिंग चुपचाप ऐसे ही लेटा हुआ था। वांग जी वी यिंग की आइज में देखता है। वी यिंग की आइज में देखने के बाद वांग जी को समझ आ रहा था कि वी यिंग इस वक्त कितने पेन में है, वो क्या सोच रहा है। वांग जी के माइंड में सब अच्छे से आ रहा था। वांग जी इसके आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाया और वो वी यिंग के ऊपर से साइड हो जाता है। जब वी यिंग ये देखता है तब वो अपने फेस को वांग जी की ओर करता है और बोलता है, क्या हुआ सेकंड प्रिंस लैन, आप इसके आगे नहीं बढ़ेंगे? हाँ, मैं कैसे भूल गया, आप कैसे बढ़ सकते हैं? आप एक यूज़ किए हुए ओमेगा को कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना? आपको तो बहुत डिस्गस्ट फील होता होगा ना, मुझे ऐसे देखकर या फिर मेरे साथ कुछ करने में, है ना? यही है ना? वांग जी वी जिंग की इन बातों से बहुत ही हर्ट हो रहा था। वांग जी को पता था कि वी जिंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वी जिंग आज भी उतना ही प्योर है जितना वो पहले था। वांग जी ये बात अच्छे से जानता है, लेकिन वी जिंग अपने आप को ऐसे क्यों शो कर रहा है? वांग जी को वी जिंग की हर बात बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही थी, लेकिन वो वी जिंग को कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी वी जिंग को क्या किसी को भी कुछ भी नहीं बोल पाता है। वांग जी कभी अपने इमोशंस को, अपने पेन को, अपने दर्द को, अपनी फीलिंग्स को किसी को बता ही नहीं पाता है। इसीलिए वो अपने आप को बस ऐसे दिखाता है जैसे उसे किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई वांग जी के मन की बात पढ़ने लग जाए तब उसे पता चले कि वांग जी इस वक्त कितने पेन में है, कितने दर्द में है। वीजिंग की हर एक बात उसे कितना हर्ट कर रही है, ये वीजिंग खुद भी नहीं जानता है। वांग जी इसके आगे एक वर्ड नहीं बोलता। वो चुपचाप डोर को ओपन करता है रूम के और वहां से चला जाता है। हॉल में अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो कैसे समझाए वीजिंग को। वीजिंग तो उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं है। वांग जी भी समझ सकता है कि हाँ, वीजिंग को हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसे हर्ट हो रहा है, लेकिन क्या करे वो। वांग जी फिर अपने आप को संभालता है, तभी उसे वी जिंग के फेरोमोन्स फील होते हैं। वांग जी जब वी जिंग के फेरोमोन्स को फील करता है तब वो समझ आता है कि वी जिंग इस वक्त रो रहा है और उसके जो फेरोमोन्स हैं वो अनकंट्रोल हैं और बहुत ही इमोशन भरे हैं। वांग जी फिर अपने रूम जिंगशी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे वी जिंग के ओमेगा फेरोमोन्स दूर न जा पाएं।
और वो यहीं पर रह जाएं। अगर किसी ने वीजिंग के फेरोमोन्स को फील किया तो वो पता लगा सकता है कि वीजिंग इस वक्त क्या फील कर रहा है, और वांग जी नहीं चाहता कि वीजिंग की कोई भी चीज़ किसी और को भी फील हो। इसीलिए वांग जी अपने रूम जिंगशी के चारों तरफ एक कवच बना देता है। इसके बाद वो फिर वो मेडिटेट करने लगता है ताकि वो अपने आप को शांत कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वांग जी के जाने के बाद वहीं चुपचाप बेड पर बैठ जाता है और डोर की ओर ही देखने लगता है। वीजिंग की आंखों में आंसू थे। वीजिंग फिर बेड से उठता है और वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वीजिंग बाथरूम में आता है और बाथरूम को चारों तरफ देखता है। फिर उसे बाथटब नजर आता है। बाथटब के अंदर बहुत सारे रोज पेटल्स गिरे हुए थे। उस बाथटब में हॉट वाटर था। वीजिंग उसके पास आता है और फिर चुपचाप अपने कपड़ों के साथ ही उस बाथटब में बैठ जाता है और पूरी तरह से अपने आप को उस बाथटब में डाल देता है। वीजिंग आइज क्लोज करता है और पूरी तरह से उस बाथटब के अंदर ही लेट जाता है। वीजिंग ऐसा बोल सकते हैं कि बाथटब के अंदर पूरा उस पानी के अंदर जा चुका था। कुछ भी वीजिंग का बाहर शो नहीं हो रहा था। वीजिंग को ऐसा बोल सकते हैं वो डूब चुका था उसमें। अब हम देखते हैं बाहर वांग जी को। काफ़ी देर तक वांग जी वहीं पर मेडिटेट करता है। उसके बाद फिर वो अपनी आइज़ को ओपन करता है। वांग जी को अभी भी कुछ भी मेडिटेट करने से भी फ़र्क नहीं पड़ा था। तो वांग जी फिर सोचता है जो भी वीजिंग के बेहोश होने के बाद जियांग कबीले में हुआ उसे। वीजिंग के बेहोश हो जाने के बाद वहाँ से वीजिंग को ले जाया गया था। इसके बाद वांग जी अपने अंकल को देखता है और वो उसे बताता है कि किस तरह से वीजिंग और वांग जी पहली बार एक दूसरे से मिले थे और किस तरह से वांग जी का फोरहेड रिबन वीजिंग के पास था और उसने टच कर लिया था। तो इसी कारण वीजिंग अब वांग जी का ओमेगा है और उसकी शादी भी हो चुकी है। लायन क्रैन जब ये सुनता है तब बोलता है, वांग जी ये सिर्फ एक गलती से हुआ था, तो इसीलिए तुम्हें उसे अपना ओमेगा बनाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी बोलता है, नहीं जो भी हो, लेकिन वीजिंग ने फोरहेड रिबन उसका टच किया है, वीजिंग उसका लीगली ओमेगा है तो मतलब है। लैन किरणजी बोलकर गुस्सा करता है और बोलता नहीं वांग जी, वो सब बस एक गलती से हुआ था, जानबूझकर या फिर तुम दोनों ने एक दूसरे की मर्जी से नहीं किया था वो। तभी वैन चाओ भी बोलता है कि हाँ ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वीजिंग की आज वैन चाओ से शादी है और वही होगी। वांग जी गुस्से में वैन चाओ को देखता है और बोलता है, ये सब कोई बकवास नहीं है, वीजिंग मेरा ओमेगा है और मेरा ही रहेगा, और तुम तो मुझे दोबारा से उसके आसपास भी नजर मत आना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मुझे नहीं पता कि तुमने इन सब से क्या कहा है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम दोबारा उसके पास भी नजर आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वैन चाओ बोलता है, लैन वांग जी तुम चाहते हो, ठीक है तुम मुझसे युद्ध करो, मैं वीजिंग को तुम्हें नहीं दूंगा, वो मेरा ओमेगा है, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते हो। ये बोलकर वैन चाओ अपनी तलवार निकालता है। वांग जी भी अपनी तलवार को आगे कर देता है। वो दोनों लड़ने ही वाले थे। तभी वैन रूहान बोलता है, रुक जाओ वैन जाओ, अपनी तलवार को वापस रखो। वैन चाओ बोलता है, लेकिन पिताजी। वैन रूहान बोलता है, मैंने कहा अपनी तलवार नीचे रखो। वैन चाओ गुस्से में अपनी तलवार को वापस म्यान में डाल देता है और वो गुस्से में वांग जी की ओर देखता है। वैन रूहान बोलता है, जियांग फेंग म्यान, अगर ऐसा कुछ था तो हमें पहले ही क्यों नहीं बताया गया? यहाँ सबके सामने हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया आपने। आपको एक बार पहले सब चीज़ें पता करनी चाहिए थी कि आपका बेटा शादीशुदा है या नहीं। आप लोगों ने पूरी तरह से हमारी इज्जत को सबके सामने नीलाम कर दिया है। आज से हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है। हम आपसे हर एक रिश्ते को तोड़ते हैं और दोबारा से हमारे कबीलों के बीच में भी कोई रिश्ता नहीं होगा। ना आप हमसे मैटर करते हैं ना हम। हमारी बहुत बेइज्जती करवा दी आपने। और बेटा वहन जाओ, चलो तुम यहाँ से। वहन जाओ बोलता है, लेकिन पिताजी मुझे वो ओमेगा चाहिए, मैं चाहता हूँ उस ओमेगा को, वो मेरा ओमेगा है, ये वांग मुझसे उसको छीन नहीं सकता है, मैं चाहता हूँ उसे। वैन रूहान बोलता है, वैन चाओ मैंने कहा चलो यहाँ से। वैन रूहान आगे आता है और वो वैन चाओ का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है, लेकिन वैन चाओ बार बार बोल रहा था कि नहीं वीजिंग उसका है, वो वीजिंग को ऐसे जाने नहीं दे सकता है। लेकिन वैन रूहान वैन चाओ को वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद अब हम हॉल का सीन देखते हैं। हॉल के अंदर अब जियांग फैमिली थी और लैन फैमिली थी। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। 2 सेकंड के लिए सब लोग चुप हो गए थे। जियांग फेंगम्यान ने कुछ नहीं कहा। भले ही वैन फैमिली से उनके रिश्ते टूट गए हों, लेकिन वो अंदर से खुश थे कि उनकी बेटी की शादी वीजिंग की इस घटिया वैन चाओ से नहीं हुई, क्योंकि उसे वैन चाओ तो बिल्कुल पसंद नहीं था। और रही बात वांग जी की, वांग जी को वो अच्छे से जानते थे, वांग जी कितना अच्छा है और वो वीजिंग का ख्याल अच्छे से रखेगा। इसीलिए जियांग फेंगम्यान बहुत खुश थे। और वहीं दूसरी तरफ जियांग जेंग भी खुश था कि हाँ भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन वीजिंग की शादी उस घटिया वैन चाओ से नहीं हुई और जियांग जेंग का उसका खुद का क्या वो संभाल लेगा।
चियांग फेंग मैन कुछ सोचते हैं और वो गुरुजी लैन को देखते हैं और फिर उनके पास आकर नीचे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। ये देखकर मैडम यू भी उनके पास आती हैं और बोलती हैं, फेंग मैन ये आप क्या कर रहे हैं? जियांग फेंग मैन मैडम यू को घूर के देखते हैं तो मैडम यू बिल्कुल चुप हो जाती हैं। जियांग फेंग मैन नीचे बैठते हैं और बोलते हैं, गुरुजी लैन इन सब की ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मेरे दोनों ओमेगा बच्चों को अपना लीजिए, क्योंकि अगर आपने उन्हें नहीं अपनाया तो फिर इसके बाद वो कभी किसी और अल्फ़ा के साथ शादी नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई अल्फ़ा उन्हें अपना पाएगा। मेरे दोनों बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोनों ओमेगा बेटों को ये सब झेलना पड़े। प्लीज़ मैं आपके सामने प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे दोनों ओमेगा बच्चों को अपना लीजिए। आप उन दोनों की लाइफ को ऐसे ख़राब नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ अपना लीजिए उन दोनों को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। जैसे ही गुरुजी लैन ये सुनते हैं तब वो कुछ देर तक सोचते हैं और फिर बोलते हैं, ठीक है, आपके दोनों ओमेगा बेटों को अपना रहा हूँ अपने दोनों नेफ्यूज़ के लिए, लेकिन सिर्फ जियांग चैंग को, वी जिंग को सिर्फ वांगजी का एक कॉन्क्यूबन बनकर रहना होगा। वो वांगजी का कभी लीगली ओमेगा नहीं माना जाएगा। वो बस वांगजी का एक कॉन्क्यूबन है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और कुछ ही दिनों बाद मैं वांगजी की एक बहुत ही अच्छी ओमेगा से शादी करवाने जा रहा हूँ। ये बोलकर गुरुजी लैन वहाँ से चले जाते हैं। गुरुजी लैन जब जा रहे थे तब वांगजी बोलता है, अंकल यहीं पर रुक जाइए। गुरुजी लैन मुड़कर वांगजी को देखते हैं। वांगजी बोलता है, अंकल आपने जो भी कहा मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ वी यिंग को ही अपना ओमेगा मानता हूँ और आज मैं उसी के साथ शादी करूँगा। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। मेरी कभी किसी और से शादी नहीं होगी। गुरुजी लैन गुस्से में वांगजी को देखते हैं और बोलते हैं, वांगजी मैंने जो कहा वो मैं करके रहूँगा। मैंने जो फैसला कर दिया मतलब कर दिया। ये बोलकर गुरुजी लैन वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी फिर जियांग फेंगमैन की ओर देखता है और बोलता है, कुल प्रमुख मैं वी जिंग से सबके सामने फिर से शादी करना चाहता हूँ। भले ही वी जिंग और मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं सबके सामने वी जिंग को अपनाना चाहता हूँ, हर एक रिचुअल के साथ। मेरे अंकल ने जो भी कहा हो, लेकिन वी जिंग मेरा कभी भी कॉन्क्यूबाइन नहीं होगा। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तो सबको ये बात से पड़ना चाहिए कि मैं उसे क्या मानता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ वी जिंग मेरा लीगली ओमेगा है और मैं उसके अलावा कभी किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। ये सुनकर जियांग फेंगमैन को बहुत अच्छा लगता है और वो बोलते हैं, राजकुमार लैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं आप पे भरोसा करता हूँ और मेरी बेटी वी जिंग की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। प्लीज़ अब उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। वांग जी बोलता है, जी आप चिंता मत करिए, वी जिंग आज से मेरी जिम्मेदारी है और मेरी वो वाइफ है ओमेगा, तो मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। और प्लीज़ आप दोबारा से सब तैयारियां करवाइए। मैं वी यिंग के साथ लीगली वेडिंग करना चाहता हूँ ताकि सब लोगों को ये पता चल जाए कि वी यिंग मेरा ओमेगा है। जियांग फेंगमैन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हॉल के अंदर सभी चीज़ें फिर से करवाई जाती हैं और सबसे पहले जियांग चैंग और लैन सीजन की वेडिंग होती है। लैन ग्रैंड बैठा हुआ था वहाँ पर, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। हालांकि उसे जियांग चैंग और लैन सीजन की वेडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब वी जिंग के होश में आने के बाद वांग जी की शादी वी जिंग से करवाई गई तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। लैन किरण ने वी जिंग को सिर्फ वांग जी का एक कॉन्क्यूबाइन बनाया था और सेक्ट लीडर्स ने जो भी बोल दिया तो इसका मतलब वही होगा, लेकिन वांग जी सबसे अलग था। उसने जो बोला वो वही करेगा, क्योंकि भले ही हम किसी को किसी के ऊपर थोप जरूर सकते हैं, लेकिन दिल से अपनाना उसी पर्सन के हाथ में होता है, जो कि वांग जी ने सोच लिया था। इसके बाद आगे का सबको पता ही है कि वे यिंग और वांग जी की शादी हुई थी वे यिंग के होश में आने के बाद। तो चलिए अब हम प्रेजेंट का सीन फिर से देखते हैं। वांग जी वहीं बैठा हुआ था और वो ये सब सोच रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद वांग जी वहाँ से उठता है और वो अपने रूम के पास आता है और हेजिटेट करते हुए डोर को नॉक करता है और बोलता है, वी यिंग, लेकिन अंदर से उसे कोई आवाज़ नहीं आती। वांग जी फिर दोबारा से नॉक करता है और वी यिंग को पुकारता है, लेकिन दोबारा से उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती। तो वांग जी फिर खुद ही हिम्मत करता है और वो डोर को थोड़ा सा पुश करता है, जिससे वो डोर तो अपने आप ही ओपन हो जाता है। वांग जी फिर रूम के अंदर जाता है, इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वी यिंग नजर नहीं आता। वांग जी फिर वॉशरूम के डोर की ओर देखता है, जो कि खुला हुआ था। वांग जी जाता है और बोलता है, वी यिंग क्या तुम अंदर हो? लेकिन अंदर से भी कोई आवाज़ नहीं आती। वांग जी डर जाता है कि वी यिंग कहाँ चला गया। वांग जी बहुत डर गया था। वांग जी बोलता है, वी यिंग तुम अंदर हो तो प्लीज़ मुझे आवाज़ दो, लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं आती। तो वांग जी फिर बोलता है, वी यिंग मैं अंदर आ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना।
वो सीधा अंदर चला जाता है और वांग जी इधर उधर देखता है लेकिन वी जिंग नहीं था। फिर उसकी नज़र सीधा बाथटब पर जाती है जहाँ वी जिंग के ब्लैक रोब्स जो थे वो थोड़े थोड़े दिख रहे थे और वी जिंग का फॉरहेड रिबन भी पानी से बाहर था, थोड़ा एक साइड का, तो वो दिख रहा था। वांग जी जल्दी से बाथटब के पास जाता है और बोलता है वी जिंग। वांग जी जब विंग को देखता है तब वो डर जाता है, जल्दी से बोलता है वी ये तुमने। वांग जी जल्दी से वी जिंग को बाथटब से बाहर निकालता है, उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए रूम के अंदर लेकर आता है और उसे बेड पर लिटाता है और बोलता है वी जिंग आंखें खोलो अपनी। ये तुम क्या कर रहे थे। वी जिंग हैवीली ब्रीथ ले रहा था, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वांग जी बोलता है वी ये तुमने क्या कर दिया। तुम ये सब। वांग जी वी जिंग को अच्छे से अपने हाथों में लेता है और बोलता है वी जिंग आइस ओपन करो। वांग जी वी जिंग की फेस की ओर देख रहा था और उसे बार बार पैट कर रहा था। तभी वी जिंग धीरे से अपनी आइज को ओपन करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी को जैसे ही वी जिंग देखता है तब वो अपने इमोशन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सीधा वांग जी को हक करता है और बोलता है मुझे मुझे नहीं जीना। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी लाइफ हेल बन गई है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। मैं ये सब कभी नहीं चाहता था। मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा। और वो जल्दी से वांग जी को टाइटली होल्ड करता है। वांग जी वी जिंग की बैक पर उसे पैट करता है और बोलता है वी शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वी जिंग बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं जीना, अब मुझे नहीं जीना। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि क्या हुआ था और क्या नहीं। सबने सच मान लिया, जिसने जो कहा उसे। मेरी किसी ने एक बार भी बात नहीं सुनी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वांग जी बोलता है वी शांत हो जाओ, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे पास, प्लीज शांत हो जाओ वी, शांत हो जाओ। वांग जी वी जिंग को अच्छे से बेड पर लेटा देता है और उसे होल्ड कर लेता है। वी जिंग भी वांग जी की आर्म्स में पूरा खो जाता है, यानी कि पूरी तरह से वो वांग जी की आर्म्स में फिट हो जाता है। वांग जी वी जिंग को होल्ड करता है और उसे पैट करता है, बोलता है वी मैं हूँ तुम्हारे पास, ठीक है। अब से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से मैं हूँ तुम्हारे पास। वी जिंग वांग जी को पूरी तरह से होल्ड कर लेता है। ये बोलें वी जिंग पूरी तरह से वांग जी के ऊपर ही आ जाता है। वांग जी वी जिंग को पैट करता रहता है और वांग जी फिर देखता है कि वी जिंग थोड़ा सा शांत हो गया है, तब वो वी जिंग के फेस को देखता है। वी जिंग का पूरा फेस गीला था। वी जिंग को वांग जी फ्लिप करता है, उसे बेड पर लिटाता है और वी जिंग को उसने होल्ड किया हुआ था अपने दोनों आर्म्स में। वांग जी फिर वी जिंग को देखता है। वी जिंग धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन करता है और वांग जी को देखता है। वी जिंग इस वक्त बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और वो अपने सिर्फ इनर रॉब्स में था। वांग जी वी जिंग को ऐसे देखता है तब उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वी जिंग की ब्यूटी में पूरी तरह से खो जाता है। वांग जी को पता भी नहीं चलता कि कब वो वी जिंग के क्लोज चला गया। वी जिंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी वी जिंग को। वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग की ओर आगे बढ़ जाता है और वो वी जिंग के लिप्स पर उसे किस करने लगता है। वांग जी को नहीं पता कि उसने ये क्यों किया, लेकिन फिर भी वो करना चाहता था। वांग जी वी जिंग को किस कर रहा था। वांग जी और वी जिंग धीरे धीरे करके उस किस को और भी डीप कर देते हैं। वांग जी काफ़ी देर तक वी जिंग को किस करता है और फिर उसके ऊपर से साइड होता है, वी जिंग को देखता है। वी जिंग की आंखें बंद थी। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है और वो वी जिंग को होल्ड करता है और उसे पैट करने लगता है। कुछ देर के बाद वी जिंग सो जाता है। वांग जी विंग को देखता है और फिर बोलता है ये मैंने क्या किया। वांग जी बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर जाता है। उसकी फेस पर एक स्माइल आ जाती है, जो अगर कोई देखता तो वो समझ सकता था कि वांग जी इस वक्त क्या फील कर रहा है। वांग जी फिर वीजिंग को देखता है, उससे साइड होता है और फिर वीजिंग पूरी तरह से बेड था। वांग जी फिर वीजिंग को उठाता है, उसे साइड में लेटा देता है और फिर जाता है बेडशीट को चेंज करता है और फिर वीजिंग को देखता है। वीजिंग पूरी तरह से वेट था। वांग जी फिर ड्रॉवर को ओपन करता है अपने और उसमें से अपने एक वाइट रॉब को निकालता है और फिर वो विजिंग के पास आता है और विंग को देखता है और फिर रॉब को देखता है और बोलता है मैं क्या चेंज करूं। विजिंग को ऐसे देखकर वांग जी हेजिटेट कर रहा था। वांग जी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ऐसे विजिंग के रॉब्स को चेंज करना मतलब ये बहुत ही इम्प्रॉपर होगा। फिर वांग जी सोचता है कि वो तो विजिंग का अल्फा है तो वो कर सकता है। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं वांग जी क्या करेगा। ओके तो बाय बाय।